स्वागत है आपका हमारी इस परिचर्चा में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये परिचर्चा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई नहीं है। जो तीसरा फ्रंट यानी जनसुराज है, वो क्या असर डालेगा, कौन से मुद्दे निर्णायक होंगे, क्या बिहार इस बार भी कास्ट लाइन पे वोट करेगा, या जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार ने बिहार में बैठाए हैं उसके अनुरूप ही चलेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जनार्दन भी जानना चाहती है। और इन सब के लिए हमने मंच पे आमंत्रित किया है सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख से। मेरे साथ रोहित रंजन और अजीत द्विवेदी मेरे दो सहयोगी रहेंगे। और यशवंत जी, आपसे तो हर कोई यही जानना चाहता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन सर ये 30 सालों में पहली बार एक त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। ये तो जनता को तय करना है, बट सर ये बाकी के चुनाव से ये ज्यादा दिलचस्प होगा चुनाव? निस्संदेह। मतलब पहली बात तो ये कि बिहार का कौन सा ऐसा चुनाव है जो आपको पिछले 8 दशकों में ऐसा लगा कि दिलचस्प नहीं था। ये बिहार है। पूरे भारत के चुनाव एक तरफ और बिहार का चुनाव एक तरफ, और उसका कारण यहाँ की राजनीति नहीं है, उसका कारण यहाँ के लोग हैं। बिहार के सामान्य जन की भी जो राजनीतिक चेतना है रमेश, वो बहुत अलग है। बल्कि अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने कुछ विचित्र सी टिप्पणियां की थी, और कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस समय चेन्नई में ही था। तो बातचीत में वहाँ के एक बहुत बड़े चैनल तमिल के हैं, वो उनके संपादक मिलने के लिए आए थे, तो बातचीत हो रही थी। मैंने कहा क्यों कहते हैं आप लोग ये सब, मतलब आपको आइडिया है बिहार का? बोले नहीं है। हमने कहा यही प्रॉब्लम है, पटना में सड़क पे हर किसी को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का आइडिया है, आपको बिहार का आइडिया नहीं है। तो ये जगह ऐसी है जहां पे आज से नहीं, आदि अनंत काल से राजनीतिक चेतना इस जगह की एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अंदर बहुत अलग है। और कई मामलों में जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है ना बिहार की पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है कि वो शायद समय से इतना आगे वो राजनीतिक चेतना चलती है कि उसमें बिहार का स्वयं का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो कई सारे मानक उसको तोड़ने होते हैं उस चेतना को। और उसमें बिहार की जनता की कमी नहीं होती। कमी जो होती है वो दरअसल जिनको जनादेश मिलता है उन लोगों के अंदर होती है, वो उसे पूरा नहीं करते, इसलिए बिहार पीछे रह जाता है। मेरे कम से कम मेरा सोचना और मेरा मानना ये है। तो इसलिए बिहार का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो बिहार में आज मैं संकेत देखूं, कोई भी चीज देखूं, मैं उस ट्रेंड को एनालाइज करता हूं कि आने वाले 10 से 15 या 20 साल में बचे हुए राज्यों या बचे हुए भारत में भी उस तरीके के मुझे संकेत दिखने शुरू होंगे, राजनीतिक विकल्प के मायने में या राजनीतिक सोच के मायने में। तो उस लिहाज से बिहार मेरे लिए बहुत अलग केस स्टडी हमेशा रहता है। एक पहलू इसको जो दिलचस्प कहा ना उन्होंने, उसको थोड़ा और हम मॉडिफाई करते हैं, फिर आप और ज्यादा उस पर जवाब देने की स्थिति में होंगे। ये माना जा रहा है कि ये ट्रांजिशन का चुनाव है। दिलचस्प इस मायने में उन्होंने एक तीसरे फोर्स का भी जिक्र किया। ये ट्रांजिशन का चुनाव माना जा रहा है बिहार में, कि ये ट्रांजिशनल है, फेज है ऐसा जिसमें मंडल की पॉलिटिक्स के जितने तमाम पुराने चेहरे हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। कई लोगों का निधन हो गया, लालू यादव और नीतीश कुमार अब अपने अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन का क्या सचमुच ये ट्रांजिशन का चुनाव है? विचारधारा के आधार पर भी, लीडरशिप के आधार पर भी, किसी भी और आधार पर क्या ये लग रहा है कि ट्रांजिशन का चुनाव है? ट्रांजिशन तो है, ये सतत है। आप कंटिन्यूटी है, अभी हम 35 साल से कंटिन्यूटी है। आप तो अभी मंडल में पहुंचे हैं, ये 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो रहे हैं। यहाँ की राजनीति की जो लीडरशिप है वो तो जेपी आंदोलन से उपजी हुई है ना, उसी का ट्रांजिशन, उसका ट्रांजिशन है। उसके एक ट्रांजिशन के अच्छे स्वरूप को भी देखा हमने, खराब स्वरूप को भी देखा हमने, एक स्थिर स्वरूप को भी देखा। अब जो लग रहा है कि ट्रांजिशन जो आ रहा है वो एक ऐसी नई जनरेशन का आ रहा है जिसने उन ट्रांजिशंस के बारे में किंवदंतियों की तरह से अपने बाप दादे पुरखों से सुना तो है, लेकिन जिस बिहार की याददाश्त शायद उस पीढ़ी को है, लेकिन ये नई पीढ़ी जिस बिहार में पैदा हुई है, हर समय आप
पुरानी बातों का जिक्र करके नई पीढ़ी को बहुत लंबे समय तक रिझा के और खींच के नहीं चल सकते। ये उसी तरीके का है जैसे मेरे ख्याल से किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में हमें सब लोगों में हम बोलें कि माता पिता या दादाओं की एक बड़ी शगल होता है कि बच्चों को बताने, देखो हमने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, हम तो पैदल जाते थे, हमारे पास में साइकिल भी नहीं होती थी, तमाम। बच्चे थोड़े समय सुनते हैं, उसके बाद में एक हम हमारे चचेरे भाई हैं, वो तो अमित बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, उनके बच्चा भी, उन्होंने खुद ही बोली मुझे ये बात कि हम जिस तरह से जाते थे हम बताते हैं, तो वो बच्चा बहुत अच्छा है शालीन, कि बहुत दिन तक सुनता रहा, फिर बोला कि डैड आपके पिताजी गरीब थे, इसमें मेरा क्या दोष है? आपके पिताजी ने आपको नहीं दिया, आप अफोर्ड नहीं कर पाए, मेरे पिताजी आप हैं, आपने अफोर्ड किया, तो ये मैं कब तक इन चीजों को सुनूं कि क्या करना है? तो वही स्थिति नई पीढ़ी के मतदाताओं की भी होती है। कुछ समय तक वो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद में आप उन्हें केवल पीछे का दिखा करके आगे की राजनीति नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज जिसको शायद हमने देखा, वो आने वाली जो जेन जी जिसको अब कहा जा रहा है, वो शायद उससे कनेक्ट नहीं हो रही और उसने सब कुछ देखा, बदला हुआ। तो क्या वो बदले परिवेश में युवा चेहरा जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ता हुआ देख रहा है, या वो चेहरा जो बिहार में बदलाव के लिए अपने आप को मुख्य तौर पे सामने रखता है, जिसको नीतीश कुमार कह रहे थे? इसको दूसरे तरीके से सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका असर नहीं है या याददाश्त नहीं है या सोच नहीं है, लेकिन किसी एक जंगल राज की ब्रांडिंग के कारण उस नेतृत्व की अगली पीढ़ी को भी आप उसी की सजा दें, ये बात नई पीढ़ी को गवारा नहीं होगी, क्योंकि वो भी जजमेंटल नहीं है, वो जज नहीं करना चाहता। जैसे क्या उत्तर प्रदेश में 2012 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, तो उनका कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन से कुछ अलग था क्या? लेकिन नई पीढ़ी जिस तरीके से 2012 में अखिलेश यादव के साथ में एसोसिएट हुई, उसी से उनको वो मैंडेट मिला था। MY+ कॉम्बिनेशन के प्लस जो आया वो युवाओं का आया। या 5 साल पहले आप सोचिए, जिस समय वो हम लोग ट्रैकर में कहते थे कि मुद्दा जो है वो दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट का है, और लास्ट के 6 हफ्तों में तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बेरोजगार वाले को मुद्दे को पकड़ा, ऐसे हम लोग ने रोज उनका ग्राफ बढ़ते हुए देखा। वो तो अगर वो 70 सीटों कांग्रेस को जो जाने वाला मसला नहीं होता, अगर 20-25 सीट भी तेजस्वी ज्यादा लड़ गए होते, तो यहां का तो मामला पलट जाना था ना। तो कहीं ना कहीं आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि पिछली पीढ़ी, पिछली चीजों की कवायद में जो जज करने की हमारी एक आदत रही है, याद दिलाने की, एक सीमा के बाद में नई पीढ़ी को आप उस ब्रैकेट में नहीं बांध। बट यशवंत जी, आज सुबह से जो हम सुन रहे हैं, अगर आप बीजेपी के लीडर्स को सुनेंगे या जेडीयू के लीडर्स को सुनेंगे, वो हर बार आपको वो जंगल राज की तरफ ले जाते हैं, है ना? तो जो जैसा कि आपने कहा कि साहब आप पिछली पीढ़ी की सजा इस पीढ़ी को नहीं दे सकते, बट ये जो आपने कहा जो सबसे चिंतनशील वर्ग है बिहार का, ये इस बात को समझता है, और आपके दृष्टिकोण में क्या आ रहा है कि वो इस बात को मान रहा है, समझ रहा है कि नहीं साहब वो दौर कुछ और था, आज की लीडरशिप कुछ और है? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार नेता स्वयं को ओवर एस्टिमेट करते हैं और पब्लिक मेमोरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मसलन हमारे यहाँ पे एक लकीर माना जाता है कि राजनीति में कैंपेन या जो बात होगी वो नेगेटिविटी से शुरू होगी तो ज्यादा इंपैक्ट करेगी, जबकि मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपने की हुई हैं, आप उसको बेसलाइन क्यों नहीं बनाते। मसलन पिछले कुछ चुनाव में आपने जो एक ट्रेंड डिफाइंग मैंडेट्स देखे, वो दरअसल मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। किसी की अपेक्षा नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए और सब कुछ पलट गया, ठीक है ना, गेम चेंजर। फिर उसके बाद में हमने महाराष्ट्र देखा, रातों रात माहौल पलट गया। फिर ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से निकाला, शिवराज जी को तिलक किया गया कि इन्होंने ढूंढा कि महिला वोट नाम की कोई चीज होती है। क्या शिवराज जी ने ढूंढा महिला वोट? नीतीश कुमार का तो वोट बैंक बहुत मजबूत रहा है हिंदुस्तान में महिला वोट के ऊपर पहली प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स अगर किसी ने की, शराबबंदी उसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर, सबसे बड़ा और फ्यूचरिस्टिक, ठीक है ना, पोशाक देने का, साइकिल देने का। अब इतने बड़े कैंपेन के ऊपर
मैं आपको इसके 2 उदाहरण दूंगा। और अभी भी sustain और कर अभी रहे भी हैं। सक्रिय, मैं यही कह रहा अभी भी sustain कर हूं। रहे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट डिस्पेंशन, हालांकि अभी कह रहे हैं कि वो एक योजना जो आने वाली है उसके बाद में वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग अभी उसका मर्म समझ पा रहे हैं। जिस बच्ची को साइकिल और पोशाक दी गई वो आज गृहिणी है, एक माँ है। नीतीश कुमार के शासन के शुरुआत के समय से लेकर के 25 साल की उसकी जर्नी, आज उसके खाते में अगर 10,000 पैसा जाएगा 10,000, तो ये जो रिलेशनशिप है, इमोशनल बॉन्डिंग है। अगर आप सोचते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक इलेक्शन में पैदा कर सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस एक इलेक्शन में पैदा कर सकते हैं, शिंदे साहब कर सकते हैं, जो व्यक्ति 25 साल से डेवलप कर रहा है आप सोच रहे हैं वो पैदा नहीं कर सकता, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो पॉजिटिविटी का एक अपना मैंडेट का अपना योगदान होता है। नेगेटिव मैंडेट हर समय आपको जिताए, आपको जरूरत नहीं है जंगल राज की बात करने की। अगर आपने इतनी लंबी लाइनें खींची हुई हैं, आपका फोकस ही गलत डायरेक्शन पे है, कितना आप डराएंगे। देखिए जो उससे निकला है इमरजेंसी, मैं इमरजेंसी की पीढ़ी का हूं, इमरजेंसी पे बहुत सारे इस सभागार में, इस जमीन से कितने सारे लोग होंगे इमरजेंसी को जिन्होंने भुगता। जिसको इमरजेंसी भुगता है उसको बार बार इमरजेंसी याद दिलाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। पहिए की डिस्कवरी आप बार बार नहीं करते, लेकिन जो आप अच्छा बट काम अगर कर रहे हैं- पार्लियामेंट इमरजेंसी पे अगर डिस्कशन करती है तो उसको रीइन्वेंट ही किया जा रहा है ना, लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है। देखिए, दिमागों में डाला जाना, नई पीढ़ी को बार बार समझाना, ये वही वाली बात है कि आप गए थे साइकिल से स्कूल, आप पैदल गए थे स्कूल, बड़ी अच्छी बात है। इमरजेंसी आपने देखा, उन बच्चों को आज के तौर में इमरजेंसी आप नहीं समझा सकते। उनके लिए इमरजेंसी यही बहुत है कि एक यूट्यूबर को उठा करके जेल भेज दिया गया, थाने पहुंचा दिया गया, उनके लिए इमरजेंसी हो गई। उनके लिए वो यूट्यूबर जयप्रकाश नारायण के बराबर है, ये आप ग्रहण कर लीजिए। उनकी याददाश्त, उनकी 18 से 25 साल के बच्चे की 30 साल के नौजवान की याददाश्त उतनी ही है। तो आप कितना भी रिफ्रेश कीजिए, उस एक सीमा से ज्यादा आप उसे रिफ्रेश नहीं कर सकते। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि लोगों के पास में कई बार पॉजिटिव बहुत कुछ दिखाने को होता है, लेकिन उसे अंडरलाइन नहीं करते। उनको अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि हम नेगेटिव कैंपेन के ऊपर ज्यादा हम वोट पा जाएंगे, जरूरत नहीं है। तो अब जो पॉजिटिव कैंपेन है वो भी हम लोग देखेंगे ही, क्योंकि वो तो अब जब कैंपेन शुरू होगा, अभी तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन शुरू होगा तो ये सारी चीजें आएंगी जो आपने कहीं महिला रोजगार योजना है, या उसके पहले फ्री बिजली है, या तमाम जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स हैं, ये तमाम जो मानदेय बढ़े सबके, ये सब एक बड़ी लाइन आप, एक उन्होंने लोक कल्याण की, लोक लुभावन योजनाओं की है, उन्होंने जो काम किए हैं वो सब भी है। 2005 के पहले की यादें भी कराई जा रही हैं। इन सब के बाद क्या ट्रैकर है आपका? ट्रैकर क्या कह रहा है आपको? क्या दिख रहा है मुख्यमंत्री के लिए या अगली सरकार के लिए? आपका ट्रैकर क्या कह रहा है आपके लोग जो घूम रहे हैं? देखिए, ट्रैकर को तो सब लोग फॉलो कर ही रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट में मैं अलग अलग चीजें बताता हूं जिसमें वही आप abstract में आप ज्यादा आप समझदार आप हैं। absolute उसमें number से- तो नहीं हाँ, बताएंगे, absolute नहीं, लेकिन आप- एब्स्ट्रैक्ट में जैसे एक सवाल हम लोग पूछते हैं जिसमें बिना नाम लिए कि भाई आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, ठीक बात है, उसमें नंबर 1 पे तेजस्वी यादव आते हैं। अभी भी हैं। और आपने बहुत मतलब डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, आपने डिफरेंस जो बहुत ज्यादा है और कारण उसका बहुत साफ है। अब इसको क्या है ना, लोग नीचे का वो जिसे कहते हैं एस्ट्रिक्स लगा करके फाइन प्रिंट नहीं पढ़ना चाहते, वो केवल ब्रॉड नंबर देख के चलना चाहते हैं। अपोजिशन वोट बैंक जिसे आप कहते हैं 35% पे शुरू होता है, 40% तक जाता है। ये बिहार की राजनीति का एक वो है जो अभी आज का अपोजिशन है। उस अपोजिशन के वोट बैंक में सीएम के नाम पर केवल एक ही नाम है। Exactly. तो जो 35 से 40 का वो है, वही नाम तेजस्वी यादव के साथ में आएगा। जो इस समय का दूसरी साइड वाला वोट बैंक है, उसमें नामों की भरमार लगी है। भरमार इसलिए लगी है क्योंकि नीतीश जी से नाराजगी नहीं है। पहली बात तो ये समझिए कि आप ये सोचे कि नीतीश जी का नाम केवल 17-18% लोग ले रहे हैं, तेजस्वी का नाम जो है 35% ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा नाराजगी नहीं, ऊब है, थकान है। ऊब, थकान और नाराजगी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये तो उनके पक्ष में जाता है। ये इसलिए क्योंकि जब इसमें हम नामों में हम केवल 2 नाम के ऊपर आते हैं, जिसे हम लोग जब अमेरिका में सर्वे करते हैं तो वहां 2 हॉर्स रेस कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती ना, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिक, एक नाम दो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में।
तो वो नाम हम भी करते हैं, हालांकि हमारा प्रेसिडेंशियल नहीं है फॉर्मेट। जब हम बोलते हैं कि अच्छा केवल तेजस्वी और केवल नीतीश कुमार, तो आंकड़े बदल जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में एंटी आरजेडी वोट का जो पूरा गोल है, जब आप केवल एक ही नाम देंगे तो प्रशांत किशोर वाले भी नंबर नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाएंगे। बैरल नीतीश कुमार को शिफ्ट हो जाते हैं। अभी आपने प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट देखा होगा, उनसे ये पूछा गया था कि इन दोनों में आप एक चुनेंगे, तो उन्होंने कहा विदाउट एनी डाउट हेजिटेशन नीतीश कुमार। क्यों उन्होंने कहा? वो मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि उनका सपोर्ट बेस कहां से आ रहा है। बट आप देखिए ना यशवंत, ये इसको कहते हैं स्मार्ट पॉलिटिक्स। आप केवल सोशल सेक्टर स्कीम्स ही नहीं लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी सेंटर की भी है, स्टेट की भी है। आपने अपना एक सोशल बेस भी तैयार किया साहब, चाहे वो ईबीसी का हो, चाहे वो महादलितों का हो। तो नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स की है। वो जानते थे कि भाई इनके गढ़ पे कैसे सेंध लगानी, और उन्होंने वो किया, और वो आज भी सस्टेन करता दिखाई दे रहा है। देखिए, इन्होंने आज अगर आप लोगों के सामने अखबार रखा हो नया इंडिया, तो इन्होंने आज बहुत अच्छा संपादकीय उसमें मुख्य उसमें लिखा है, और एक तरह से इन्होंने मेरी पुस्तक आने से पहले ही उसकी ऐसी तैसी कर दी। ऐसी तैसी नहीं कि उसकी समीक्षा कर दी, समीक्षा पुस्तक के पब्लिश होने से पहले कर दी इन्होंने। आपकी किताब देखे। पुस्तक मेरी आने वाली है प्रो इनकम्बेंसी सेंचुरी के ऊपर। प्रो इनकम्बेंसी। मैंने उसी को एनालाइज करने की कोशिश की, क्योंकि 50 साल 60 साल इस मुल्क में एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर ही चर्चा हुई है, जबकि 25 साल से हम देख रहे हैं प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट बढ़ रहे हैं। अब प्रो इनकम्बेंसी की जब आप बात करें, तो उसमें 4-5 जो बड़े नाम एकदम दिमाग में आते हैं। उसमें सबसे पहला तो पश्चिम बंगाल के हमारे ज्योति बाबू का नाम आता था। लेकिन ज्योति बाबू की प्रो इनकम्बेंसी शुरू के 15 साल वाली तो ठीक थी, उसके बाद वाली तो जबरदस्ती वाली थी। दूसरा बड़ा नाम जो उसमें आता है वो नीतीश बाबू का आता है। तीसरा नाम साइड बाय साइड साथ में लग के शीला दीक्षित जी का आता था। शीला दीक्षित जी का नाम बहुत बड़ा था। नवीन पटनायक भी बहुत, नवीन पटनायक फिर उसके बाद में खींच के ले गए। आप ये देखिए, नवीन पटनायक चुनाव हारे भी, तो भी उनके वोट बीजेपी से ज्यादा थे। वो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण सीटें बीजेपी की ज्यादा आ गई है ना। शीला दीक्षित जी का मेरा मानना बहुत स्पष्ट है, अगर यूपीए सरकार की नाराजगी उनके मत्थे नहीं पड़ी होती, निर्भया कांड की नाराजगी उनके मत्थे नहीं पड़ी होती, और सीडब्ल्यूसी जो बिला वजह थी, और सीडब्ल्यूसी वो भी बिला वजह थी, क्योंकि आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टेडियम के अंदर कलमाड़ी जी को हूट किया गया, शीला दीक्षित के नाम पे ताली बजी थी। 70,000 आदमी वहां ताली बजा रहा था, ठीक है ना। वो नहीं होता तो शीला जी अपना चौथा चुनाव भी जीतती। तो एक प्रो इनकम्बेंसी का जो एक स्वस्थ परिपाटी मैं बोलूं, उसमें नीतीश कुमार पहला बड़ा नाम है जिसने न केवल प्रो इनकम्बेंसी को कंटिन्यू किया, बल्कि बाकी सबसे एक मामले में अलग है, जिसे लोग कई बार मजाक में भी लेते हैं, पेंडुलम कुमार तक नाम किया। सवाल यह है, वो बंदा अपने दम पे अपनी प्रो इनकम्बेंसी को जिसके खाते में जाकर के जोड़ ट्रांसफर कर देता है। ठीक बात है। आप दूसरा एग्जांपल बता दीजिए मुझे। अच्छा, तो क्या ये समझ में आया कि जो आपने कहा पेंडुलम कुमार, उसकी भी तो वजह रही ना कि एक टर्म में ही 2 गवर्नमेंट बन जाती है। तो क्या इसका असर भी दिख रहा है वोटर के मिजाज में? जो नया वोटर है उसको लगता है ना थोड़ा सा कि ये क्या है, उसमें कहीं दिल दिमाग का एक आउट ऑफ सिंक होता है ना। ये तमाम लेयर का वोटर है। पहली बात तो आप ये समझिए कि वोट देने का मन, अक्सर हम लोग गलतफहमी रखते हैं कि एक मुद्दे पे वोट पड़ा। मुद्दा क्या था ये बताइए। वोट देने का निर्णय कभी भी एक मुद्दे का नहीं होता, ये क्यूमुलेटिव होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मन में बैठता है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और तब जाके इंसान का मन तय होता है कि हम वोट किधर दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप मन बना रहे हैं और फिर उसके बाद में आप जनादेश आपको मिला इसके ऊपर, सरकार बनाई उसके ऊपर, फिर जनादेश मिला उसके ऊपर, सरकार बनाई इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं दिल दिमाग का डिस्कनेक्ट होता है, जिसके कारण भी ऊब और वो जो मैंने बोला ना कि एक उसका जो असर हुआ वो उनका हुआ है, ऐसा नहीं है। एक समय में 2014 का इलेक्शन वो बिहार का रीसेंट हिस्ट्री का इकलौता इलेक्शन था जब सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। 2014 लोकसभा, नीतीश जी को अकेले लड़ते हुए 16% वोट मिले थे। ठीक है, 16% बहुत बड़ा नंबर होता है। आज की तारीख में वो आंकड़ा 8-9% से ज्यादा का नहीं। तो ये जो ह्रास हुआ है, ये उनको उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि बचे हुए वाले में जो था वो कहा कि अच्छा भाई आपको जाना ही तो जाइए, हम तो यहीं बैठे हैं।
वोटर कहीं ना कहीं छिटका, लेकिन अभी भी 25-30 साल की एक्टिव पोस्ट पे बैठने के बाद में भी वो बंदा अगर दहाई के आसपास अपना कोर वोट कंटिन्यू कर रहा है, गुडविल कंटिन्यू कर रहा है, इसमें तो एक पॉइंट और बता दें, जो वोटर छिटका जो आप बता रहे हैं उसमें एक समीकरण रहता था कि मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के साथ रहता था। आज ही सेशन में भी कुशवाहा साहब भी इशारा कर रहे थे कि हाँ वो एक तबका थोड़ा दूर हो गया। क्या आप उसको इशारा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो पसमंदा मुस्लिम और उसकी जो चर्चा हुई है वो सत्य है, लेकिन थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है। ठीक है, मैं उसके लिए आपको केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा। चर्चा में नीतीश कुमार जी की मुस्लिम रणनीति और एक हिस्सा मुसलमान उनको वोट देता है, ये मीडिया में इतना ज्यादा एनालाइज किया गया, इतना ज्यादा एनालाइज किया गया कि लोग उसको ऑब्जेक्टिवली इस कंपैरिजन में नहीं देख पाए कि जितने मुसलमान नीतीश जी को वोट देते थे या देते हैं, उससे ज्यादा मुसलमान नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए वोट देते थे। आपको मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। 2012 के असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल के समय में हम एक कार्यक्रम में जब टाइम्स में बैठे थे और योगेन जी भी थे और सब लोग थे, तो मैंने वहां पे आंकड़ों के साथ में ये बात बोली कि लगभग 1/4 गुजरात के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, हर चौथे मुसलमान ने। हाँ, और गुजरात में और यहाँ पे वो फिगर 18-19% था, 100 में 18, 100 में 19 का। तो मैंने जब ये सवाल रखा तो योगेन जी ने कहा कि लेकिन इसमें नई बात कुछ नहीं है, 2002 में भी लगभग 100 में 15 मुसलमानों ने दिया था वोट। हमने कहा लेकिन आपने ये बात तो उस समय अंडरलाइन नहीं की। बोले वो तो वहां पे जल में रह के मगर से कौन बैर करे, इसलिए वो लोग वोट देते हैं। देखिए, आप आंकड़ों को रखिए, मैं आपकी बात में सत्यापन हो सकता है, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन फैक्ट रिमेन्स फैक्ट। जो कारण मीमांसा आप निकालना चाहें निकालें, लेकिन बिहार में पसमंदा मुसलमान नीतीश जी के कारण एनडीए को वोट देता है, ये बात ओवर एनालाइज की गई है। बट सर 5% है, मैं ये आंकड़ा देख रहा था 2020 का, ये CSDS लोकनीति का है, 76% महागठबंधन, 5% एनडीए, क्योंकि ये अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे सीमांचल में, उन्होंने वोट लिया, उन्होंने खींचा एग्जैक्टली। तो ये नीतीश जी की अपनी छवि के कारण कुछ मुसलमान उनको वोट दें, इट इज फाइन, ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन नीतीश जी उनके कारण जीते या नीतीश जी का वो 15-16% वाला फिगर 8-9% रह गया है, वो इसलिए क्योंकि पसमंदा मुसलमान भाग गया, ये बात नहीं है। आज भी जहां पर उनको वोटर मुसलमान जहां पे उनके कैंडिडेट को या उनको देना चाहता है वो देगा, क्योंकि इस देश में अभी भी कोई 100% किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का वोट एक तरफा जाता है। आज एक अपने गेस्ट यहाँ पे कह रहे थे 100% कहीं कुछ नहीं जाता, मेरे ख्याल से उपेंद्र जी ने बोली बात, हाँ, कि 100 बात सत्य है, 100% कहीं कुछ नहीं जाता। 100% क्या हिंदू या 100% अपर कास्ट बीजेपी को जाता है क्या? नहीं जाता, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन कास्ट रिप्रेजेंटेटिव नेता भी तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है बिहार में ही आ गए, कई ऐसे पार्टीज ही वही रिप्रेजेंटेशन 50-55% का ये है बस। हाँ, है। लेकिन बिहार के मामले में एक बात और बोले आप, अगेन मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, और कई बार मुझे मंचों पे और सब जगहों पे जाते समय ऐसा एहसास होता है कि हमारे पूर्विया लोगों को, हम लोगों को ज्यादा ही सुनाया जाता है जातिगत वोटिंग बिहेवियर के लिए, जिन्हें आप बहुत अगले राज्य मानते हैं, दक्षिण के, पश्चिम के, वहां पे यहां से ज्यादा जातिगत राजनीति। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय सबसे पहले, कर्नाटक में वो का लिंगायत, तमिलनाडु में तो 2 दर्जन पार्टियां केवल और केवल जातियों की हैं। बिल्कुल 2 दर्जन न्यूज चैनल भी हैं जातियों के, पार्टियों के चल रहे हैं चैनल, मतलब ठीक है ना, मतलब उससे ज्यादा तो आपको ये ठीक है कि वहां की राजनीति पे 2 फ्रंट बना करके वो अलाइन हो जाते हैं। तो डीएमके एडीएमके फ्रंट के कारण आपको उसकी व्यापकता का एहसास नहीं होता। अन्यथा बिहार से ज्यादा जातिगत राजनीति दक्षिण के राज्यों में होती है, लेकिन उनको प्रोग्रेसिव राजनीति का दर्जा दिया जाता है। क्यों भाई?
आप करो तो हम करें तो पाप, ये तो गलत बात है ना। दूसरी चीज, मैं आपको पता है मैं अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका सब जगह पे चुनावी सर्वे का काम करता हूं। पश्चिम में जब भी मैं जाता हूं वहां पे आप जब CNN में अमेरिकी राजनीति के चर्चा, डेमोग्राफी की चर्चा होती है कि अश्वेत ने ये वोट दिया, श्वेत ने ये दिया, एशियंस ने ये दिया, कॉलेज गोइंग इन्होंने ये दिया। भाई आप क्या कम्युनिटी की चर्चा करते हो ना, आप आर्थिक कम्युनिटीज की बात करते हो ना। वहां के सामाजिक ताने बाने में उसे कम्युनिटी कहा जाता है, हमारे सामाजिक ताने बाने में उसे कास्ट कहा जाता है। तो इसमें जो हमारे सामाजिक ताने बाने का इतना अहम हिस्सा है, मैं उसमें अस्पृश्यता, किसी का अधिकार छीन लेना, मैं उसको खराब मानता हूं। लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आप उसको छीन नहीं सकते। इस जगह पे लालू जी ने जब गरीब की राजनीति की थी, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, वो काम की पॉलिटिक्स। क्योंकि लालू जी को सिंहासन पे बैठने में, या उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पे मायावती जी को बैठाने में दलित अस्मिता का प्रश्न था। उनको बराबरी का अधिकार लगता था कि बहन जी बनी मतलब हम बने। तो आप उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हे दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर आप देख रहे हैं तो कुछ आपकी दिमागी खराबी है। और चूंकि आप भी लंबे समय से इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक निष्पक्ष डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ये कैश स्कीम शुरू की है, उसने राज्यों का जो आर्थिक बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और कई राज्यों की तो स्थिति ऐसी है कि उनका कर्ज लेने की भी जो सीमा है वो भी पार कर चुके हैं वो, और वो पूरी भी नहीं हो सकती। तो ये हर राज्य में अपनी, जो आप प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, प्रो इनकम्बेंसी को सस्टेन करने के लिए ये जो कैश डिलीवरी हो गई है, अलग अलग प्रोमिसेस हो गई, आपको नहीं लगता इस पर रीथिंक करने की जरूरत है साहब? क्योंकि जब कंट्री की बात आती है, स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ की बात आती है, तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, केवल मुझे ही नहीं, रमेश जी, इस देश की आम जनता को भी लगता है। एक बात आपको बताएं, ये और एक गलत फहमी है कि लोगों को मुफ्त का खाने की आदत है। लोग मुफ्त को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस देश का गरीब से गरीब भी एक समय का पेट भरा हो तो दूसरे समय रोजगार मांगता है। कोई भी याद रखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति, महिला भीख नहीं चाहते, चाहे वो भीख सरकार से ही क्यों ना मिल रही हो। आप गरीब से गरीब इंसान के पास में पूछेंगे जाकर के, ठीक है राशन दे दीजिए, लेकिन काम दीजिए। तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट उस चीज का है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि एक जगह पे मैं आपसे थोड़ा सा मतांतर रखता हूं, वो ये, महिलाओं को दी जाने वाली जो चीजें हैं उनको मैं फ्रीबीज की श्रेणी में काउंट नहीं करता। कारण ये है, पुरुष के अकाउंट में आप 5,000 रुपए डालिए, वो 5,000 रुपए कहां जाएंगे हमको आपको सबको पता है। आप कह रहे हैं वापस इकोनॉमी में आएंगे। महिला के अकाउंट में पैसा जाएगा, वो वापस इकोनॉमी में आएगा। क्योंकि महिला के अकाउंट में जाने वाला पैसा वो घर के खर्च, बच्चे की पढ़ाई, पति के स्वास्थ्य, वो कितना भी आप मजाक उड़ाएं, कुछ भी कहें, या स्वावलंबन के नाते अपने एंटरप्राइज के ऊपर जो वो महिला खर्च करेगी। इसलिए महिलाओं के अकाउंट में दिए जाने वाले पैसे को मैं फ्रीबी नहीं मानता। तो फ्रीबी कल्चर तो आ गया ना। और मुझे इस चीज को, चूंकि बिहार को आपने अवलोकन करते हुए ये समझा कि मैं वही समझना चाह रहा था, दिल्ली में अगर कोई परंपरा शुरू होती है फ्री बीज की, तो उसको लेकर कैंपेन किया जाता है सोशल मीडिया में पार्टीज के द्वारा। हमने वहां वो सरकार फ्री बीज में चुन ली, आप भुगती है। लेकिन उस फॉर्मूले को तो लागू करते हुए यहां भी दिखने लगा होर्डिंग्स में कि अगर हमारी सरकार बनी तो इतनी यूनिट। क्या बिहार के लोग अभी भी वो श्रम के साथ अर्जन करना चाहते हैं, या फ्री बीज की साइकोलॉजी में आ गए? बिहार के लोग अगर श्रम के साथ अर्जन नहीं करना चाहते तो इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट यहां से बाहर जाता क्या? कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के जितने अमीर राज्य हैं उनकी इकोनॉमी चला कौन रहा है? बिहारी का खून पसीना चला रहा है ना। डिपेंडेंसी तो बिहार के ऊपर है ना। जिस श्रम को हे दृष्टि से कई लोग देखते हैं, मैं आज आप बंबई से बिहार हटा लीजिए, पूरब हटा लीजिए, सही बात है ना, जौनपुर से लेकर के हमारे मतलब पूरा यहाँ तक का जितना पूरब, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को उसमें शामिल कर रहा हूँ। पूरब को आज आप बंबई से हटा लीजिए, आप 24 घंटे बंबई चला के दिखा दीजिए मुझे। बिल्कुल सही बात। तो ये मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी जगह पे बिहार को अपना
सम्मान से काम करने का मौका मिले अगर, जब मनरेगा शुरू हुआ, मनरेगा के बाद में कितनी जगहों पे श्रमिकों की कमी पड़ गई। भले ही ठीक है, मैं मानता हूं कि मनरेगा वाला काम गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लेबर नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन बट 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में उसी मनरेगा ने बचाया था इस देश को। उसी ने काम चलाया। तो आप बिहार में इंडस्ट्री लाइए, आप बिहार में यहाँ के श्रम को यहाँ रोजगार मुहैया कराइए, तो उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नियामत हो नहीं सकती यहाँ के लिए। आई थिंक अजीत जी आप बिहार से आप पूछिए ना। नहीं तो ठीक है, बिहार की ही बात हो रही है, चारों तरफ से बिहार की ही बात हो रही है। लेकिन अब ये काफी थ्योरेटिकल बातें हम लोगों ने कर ली राजनीति को लेकर के। अब चुनाव पर आप बहुत कम बोल रहे हैं। आपने एक ट्रैकर कहा, तेजस्वी यादव के लिए कहा, आपने एब्स्ट्रैक्ट कहा, तो अब आप चुनाव से रिलेटेड बातें बताइए कि क्या है आपका, जो आपकी सर्वे की टीम है सब घूम रही है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप। कई चीजें हैं उसमें, आप बारी बारी से बता दें, या और साथी लोग इस पर सप्लीमेंट्री पूछें, नंबर्स को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, अलायंस को लेकर के, आप ये तमाम चीजें हैं उसमें, इन सब चीजों को आप कैसे किस तरह से बिहार का मिजाज सीधा सीधा अजीत जी जान। देखिए, बिहार में एक जिसे आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई है, उसका नाम है जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर। आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं, आउट ऑफ इन सिलेबस है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है सबके सामने। तो अभी क्या है कि अपने अपने हिसाब से लोग उसको नकार रहे हैं, स्वीकार रहे हैं उस तरीके से। देखिए, ट्रैक्शन तो मिल गया है उनको, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चर्चा में वो आ गए हैं और युवाओं के बीच में ज्यादा चर्चा में आ गए। अब चाहे वो उनकी मास्टरी कहिए नैरेटिव की, या यूट्यूब जो उन्होंने यूट्यूबर्स बनाए, या सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन का वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो एक आइडियोलॉजिकल एग्नोस्टिक, कास्ट एग्नोस्टिक यूथ जिसे आप कहें, जिसको ये अब दोनों तरफ हो गया, थोड़ा नया कुछ चाहिए वाले अंदाज में, वो उन्होंने अपनी ओर रिझाया है। ठीक है, और ये कुछ वैसा है जैसा 2013 के ट्रैकर में हमको दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुगबुगाहट लग रही थी। लेकिन दिल्ली है, बिहार है। दिल्ली कास्ट एग्नोस्टिक सोसाइटी है, लार्जली स्पीकिंग, एक मिडिल क्लास अर्बन, वहां पे कास्ट इक्वेशन ज्यादा काम नहीं करते। रिलीजियस हैं, अभी भी काम करते हैं, लेकिन कास्ट नहीं। अब बिहार में उस तरीके की राजनीति के ऊपर ट्रैक्शन गेन करना अलग बात है, एक्चुअल वोट गेन करना अलग बात है। तो ट्रैक्शन में वो 20, 21, 22 तक भी हमारे उसमें आ जा रहा है नाम। असली वोट उनका कितना कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर मुझे अभी संदेह भी है। बट आपको लगता है स्ट्रैटेजी, एक तरह से अगर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी देखें, वो पर्सनल हमले कर रहे थे उस समय, आपने देखा ही था, और साथ ही साथ लोगों के बीच जा भी रहे थे, लेकिन एक सिंपैथी वोट जो मुझे याद है, क्योंकि यशवंत जी हम उस टाइम पे जनता का एजेंडा एक प्रोग्राम करते थे न्यूज नेशन में, तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोग्राम करते थे 1 घंटे का। तो मैंने देखा कि बीजेपी के साथ 100 लोग होंगे और आम आदमी पार्टी के साथ गिनती के 5 लोग, और फिर बाद में बीजेपी वाले वो 5 लोगों को बड़ा परेशान करते थे। वो मैंने देखा हर जगह एक सिंपैथी पॉइंट वहां पर बनते जा रहा था, बट वो यहां नहीं दिखाई देता। तो बहुत जो मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जैसा कहा कि ये डिफरेंस बहुत है, तो ये मुकाबले को अगर हम देखें, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारा मुकाबला एनडीए के साथ है, महागठबंधन कहीं नहीं है, आपका देखिए, उनका मुकाबला एनडीए से भी है, महागठबंधन से भी है। वो बीच की लाइन खींच रहे हैं, उनको दोनों साइड के नाराज वोटर अपनी ओर साधने हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसको देख रहे थे आप? अभी फिलहाल देखिए नुकसान, अगेन देखिए आंकड़ों में क्या होता है। अब मैं आपको 2 तथ्य दूंगा, दोनों तथ्य से आप अर्थ अलग अलग निकालेंगे। प्रशांत किशोर अगर अभी 10 वोट पा रहे हैं, तो 10 में से 8 वोट एनडीए के खाते से आ रहे हैं, वो भी अपर क्लास जो है, अर्बन क्लास, अपर क्लास जो भी है। तो उससे पहला आप निष्कर्ष निकालेंगे, इसका मतलब प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चुनाव सत्ता विरोधी नतीजे तब देता है जब नाराज वोट स्विंग होकर एक खाते से दूसरे खाते की ओर जाता है। अब ये ऐसा है, पेंडुलम यहां से छूटा नाराज वोटर का, दूसरी साइड में टनने से जाता है, तब सत्ता परिवर्तन होता है। अब पेंडुलम छूट गया, बीच में प्रशांत किशोर ने रोक लिया, तो ये नाराज वोटों की पार्किंग हो रही है, इससे एनडीए को नुकसान हो रहा है, या एनडीए को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाया जा रहा है।
ये बिहार की राजनीति में फायदा पहुंचाया जा रहा है, फायदा ऑटोमेटिकली मिल रहा है। मिल रहा है, लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा कि वो अभी एकाएक पहले वो इसको करते रहे कि एंटी तेजस्वी प्लैंक के ऊपर बहुत ज्यादा वो करते रहे, तो उस समय तक क्या हुआ कि प्रो एनडीए एंटी आरजेडी वोट का एक हिस्सा जो कि अभी के एनडीए से नाराज है वो उनकी ओर गया। फिर अब वो एक तरफा हो रहा था, तो अब उन्होंने अपनी तोप घुमा दी है एनडीए की ओर। अब वो केवल बीजेपी के नेताओं, जेडीयू के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी ओर दाग रहे फिर हैं। इस पे एक नाम और मैं शामिल कर देता हूँ, जो कि प्रशांत किशोर को शामिल कर रहे हैं। शायद चिराग पासवान को इस बार हम मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार के अलग होके वो पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार आ गए। इनकी लोकप्रियता कहाँ तक आंकी आपने? देखिए, चिराग जी तो हनुमान थे, उन्होंने लंका भी लगाई लेकिन अयोध्या में जाके लगाई पिछली बार। तो वो हनुमान जी की भूमिका जो है संदिग्ध थी। अच्छा, इस बार बड़ी सेलेक्टिव उन्होंने लंका लगाई थी। अब इस बार उन्होंने अपने आप को कर लिया, तो एक ओवरलैपिंग तो मैं ये पा रहा हूं कि जो चिराग पासवान को वोट मिला था उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एनडीए के अपर कास्ट वोटर्स का भी था, जो जेडीयू के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना चाहता था। कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग प्रशांत किशोर के वोटर्स में है। वो वही वोटर है जो इस समय प्रशांत किशोर के लिए हामी भर रहा है। लोकसभा का रिजल्ट भी चिराग ने बहुत अच्छा कर एग्जैक्टली। तो चिराग पासवान जी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सही तरीके से एनडीए का वोटर और सपोर्ट भी उनको मिलता है। अब अगर इस समय वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, इसके ऊपर तो अभी चर्चा आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मुझे तो कि अब मेरे सवाल पूछ क्या है कि मैं कितना भी टीवी से चला जाऊं, रह रह के एंकर मेरे अंदर आता है, ये सामने बैठे हैं, तो मन तो कर रहा है 4 सवाल इधर दाग दूं। आ जाता है, लेकिन आप वो हम लोग वाला सवाल रह गया। आप बताइए तो सही, चुनाव का क्या मूड देख रहे हैं एनडीए के लिए भी? क्या एनडीए की संभावना क्या देख रहे हैं? अभी जो प्रशांत किशोर का आपने कहा कि अगर वो रोक देंगे, तो क्या इतना रोक देंगे कि फिर वो कंफर्टेबल मेजोरिटी एनडीए को आ जाए, या उससे कम रुकेगा और इंडिया ब्लॉक को कुछ फायदा हो जाएगा? एक तो ये सवाल है, मतलब ओवरऑल और मुद्दे क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस चुनाव को कोई दिशा मिलेगी? मुद्दा तो देखिए, अभी मुझे कोई फिलहाल ऐसा बनता हुआ दिख नहीं रहा है, सिवाय ऊब के और उसके, मतलब अगर इधर से देखें और दूसरी साइड के रेटोरिक है जंगल राज वाला, वो तो ठीक है ना, एसआईआर वाला मुद्दा नहीं है। वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मुद्दा वोट चोरी का तभी बन सकता है, और ये मैंने पहले भी लिखा भी था इसके ऊपर, कि जिस दिन बिहार की जनता में लाखों लोगों को लगे कि हमारा नाम कट गया और वो सड़क पे आ गए, तब तो क्रांति हो जाएगी। लेकिन अगर नाम नहीं कटा है तो फिर ये कौवा कान ले गया वाला होगा मामला, कि ले गया, हर कोई अपना कान छुएगा, मेरा तो नहीं ले गया ना, अगले का ले गया होगा तो ले गया होगा। तो अगर वोट नहीं कटा तो ये मुद्दा नहीं बनेगा। तो मुद्दों के मामले में अभी बहुत ही विचित्र सा ये नॉन इश्यू इलेक्शन की ओर होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। एडवांटेज अरिथमेटिक के हिसाब से अभी भी एनडीए को है, एडवांटेज है, मुकाबला अच्छा है, एडवांटेज है। लेकिन एनडीए की समस्या नॉन परफॉर्मिंग एमएलएज बड़ी तादाद में, नॉन परफॉर्मिंग एमपीज बड़ी तादाद में, क्योंकि इनके कैंप में, एनडीए के कैंप में इन लोगों को बहुत बुरी आदत लग गई है वेव में इलेक्शन जीतने की, चाहे वो प्रधानमंत्री के नाम की चुनही ठोकें, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम की चुनही ठोकें। तो काम धाम जो नीचे के लेवल पे है, वो लगभग उनकी उपस्थिति, उनका काम, उनकी जवाबदेही शून्य के लेवल की है। तो कितने टिकट काटेंगे, क्या काट पाएंगे, कास्ट इक्वेशन में कितना काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एक मेरे जो सारा ध्यान लगा हुआ है जी, वो दरअसल वो लगा हुआ है ये महिलाओं वाली स्कीम को लेकर के, और उसका मैंने आपको पहला हिस्सा बता दिया, क्योंकि ये मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह से नहीं देखता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का, सबका पैसा बढ़ा। मेरा मानना है कि ये चुनाव महिलाओं का चुनाव होगा, 48% है, महिलाओं का चुनाव होगा। और 2 चीजों पे निगाह रखिएगा, महिला टर्नआउट पे। अगर महिला टर्नआउट पुरुष टर्नआउट बराबरी पे गया तो एनडीए को बहुत स्लाइट एडवांटेज, स्लाइट मतलब मुकाबला बहुत कांटे को होगा। फिर वो कैंडिडेट सिलेक्शन, कौन किसका काटेगा, क्या काटेगा, वो उसके ऊपर जाएगा। प्रशांत किशोर किसके रेबल को टिकट किस सीट पे दे देते हैं, उस पे जाएगा। लेकिन अगर महिलाओं का टर्नआउट 2 या 3% भी ज्यादा हो गया तो ये बहुत ही विचित्र तरीके से चुनाव परिणामों को। यशवंत जी, एक और बात ना, आप देखिए, आपने महिलाओं का जिक्र किया, जो शराबबंदी थी वो एक बहुत बड़ा रोल माना गया।
बट मैं प्रशांत किशोर जी को कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा शराबबंदी से नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीते। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा। दूसरा क्या है कि उनका कहना है कि अगर वो आ गए तो पहली नजर में शराबबंदी को पहली कैबिनेट से ही ये बंदी जो है खत्म कर देंगे। तो जब भाई वो भी चुनाव को समझते हैं, इतने लंबे समय से चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा पा रहे हैं, जबकि ये बात तेजस्वी भी कह सकते थे कि साहब मैं आऊंगा तो शराबबंदी बंद कर दूंगा। वो ये मान के चल रहे हैं महिलाओं पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये मान के चल रहे हैं महिलाओं पे इंपैक्ट नहीं चलेगा। ये क्या है? मुझे लगता है शायद वो अपने ऑडियंस को, जो उनको दिख रहा है कि अभी मेरे पास में ट्रैक्शन जहां पे आ रहा है, युवा मेल ऑडियंस, वहां पे शायद वो बात ज्यादा क्लिक करे कि हम शराबबंदी को हटा देंगे। शायद मैं इसको ऐसे देखता हूं, क्योंकि महिलाओं की सेंसिटिविटी शराबबंदी को लेकर के बहुत अलग तरीके से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप महिलाओं के बीच में जाके पूछें कि शराबबंदी हटा दें तो 90% महिलाएं मना करेंगी हटाने के लिए। ह्यूमन रेल देखा था हमने। एग्जैक्टली। हाथों पे हाथ लेके लोग ये निकल के शराबबंदी के असल में क्या है कि ये एक मिसकंसेप्शन ऐसा है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर कोई चुनाव नहीं जीते। 2015 का चुनाव जब वो जीते, उसके बाद 2016 में शराबबंदी लागू की और 2020 का तो चुनाव वो हार ही गए थे, 43 ही सीट जीते। तो शराबबंदी पर चुनाव जीतने का नहीं था मामला, वो उनकी जो कंटिन्यूटी आपने कहा ना कि जो पोशाक देने का और साइकिल बांटने का, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का, ये उसकी कंटिन्यूटी थी। वो लगातार चीजें करके वो लोगों को जोड़ते गए, वो एक चीज तो उनके साथ है। उनका एडवांटेज क्या है, एनडीए का भी एडवांटेज आप क्या देख रहे हैं, डिसएडवांटेज क्या देख रहे हैं, और जो इंडिया ब्लॉक है उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपकी नजर में? एनडीए का एडवांटेज नीतीश जी की महिला सेंट्रिक नीति और उनकी अपनी इज्जत प्रदेश की महिलाओं के बीच में, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, ठीक है, ठीक है। इसके ये अलावा advantage है। तीसरा कोई एडवांटेज नहीं। जो ये योजनाएं ये शुरू हुई हैं, एडवांटेज ये है, तमाम जो योजनाएं ये शुरू हुई एडवांटेज हैं, है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, ये दो उनके अपने अपने तरीके से लोकप्रियता, ये एडवांटेज है। जो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बताया, और महागठबंधन में नकारा किस्म के एमएलए एमपीज जो कि क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। और आई होप कि इस समय कोई श्रोताओं में प्रवक्ता नहीं बैठा हो उनका, लेकिन फिर भी कहने में भारतीय मुझे कोई जनता पार्टी गुरेज के नहीं प्रवक्ता है। एक वहां अगर है तो बुरा मत मानिएगा बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं उस समय आपके चेहरे आपके प्रवक्ता होते हैं, और जितना आप सत्ता में हो आपके चेहरों को उतना ही ज्यादा विनम्र, सभ्य, सुशील और तमीज से बात करने वाला होना चाहिए। एक समस्या मैं राज्यों से लेकर राष्ट्र के स्तर तक भाजपा के प्रवक्ताओं में देख रहा हूं कि जितनी बार वो टीवी पे मुझे दिखाई देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 25 वोट इनके कम खराब हो रहे हैं। जितना प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं बटोरने की, कहीं ना कहीं नीचे पलीता लगा करके वो नुकसान करते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस में मैं आपको गिनती कर रहा हूं। अब आइए आप महागठबंधन का एडवांटेज डिसएडवांटेज। डेफिनेटली तेजस्वी यादव की अपनी अपील, अपना नेतृत्व एक बड़ा एडवांटेज है। बहुत कम लीडर्स मैं मानता हूं भारत में जिन्होंने पिता की पॉलिटिकल कैपिटल को लुटाया नहीं। अखिलेश यादव, ठीक है ना, अखिलेश यादव। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल दरअसल झारखंड का है। हेमंत सोरेन अपने पिता की लेगेसी को 4 कदम आगे ले गए हैं, क्योंकि शिबू जी का, गुरु जी का था, वो अपना केवल और केवल आदिवासी तक था, उसको मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास यूथ तक ले जाने का काम हेमंत सोरेन का था। तेजस्वी यादव भी पिछली बार युवाओं के बीच में एकदम से आकर्षण के केंद्र बने थे और अभी भी उनके लिए ट्रैक्शन है। तो तेजस्वी यादव की राजनीति ऐसी नहीं है जो अब लालू जी पे आधारित हो या लालू जी के कारण ही चल रही हो, ऐसा नहीं मैं मानता। उनके कारण मतलब मिला है, उनको लेगेसी, थाती सब मिली है, लेकिन उन्होंने थाली फेंकी नहीं है, उन्होंने उसको और संभाला है। उनकी समस्या केवल यह है कि MY+ जो नाम की चीज है, प्लस को वो अभी ठीक से रीडिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन वो उसे फाइन ट्यूनिंग में ले आएंगे, शायद उनके लिए राजनीतिक मुकाम ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ये इसको डिसएडवांटेज आप मान रहे हैं कि कास्ट का इक्वेशन, उस तरह का सोशल बेस या सोशल इंजीनियरिंग वो नहीं कर पा रहे हैं जैसा नीतीश कुमार ने किया। उसका क्या कारण है? वो मुकेश सहनी को भी ले आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के भी साथ लगे हुए, तो कांग्रेस का अपना एक आधार वोट है, मुकेश सहनी का एक अपना आधार वोट है, लेफ्ट के साथ आए हैं, उसका भी एक डाइवर्स वोटर बेस है। इनका एडवांटेज क्या नहीं मिलेगा उनको? थोड़ा अखिलेश की तरह से हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप अगर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें
तो 5 परिवार के सदस्यों को छोड़ करके 80 में से छठा उन्होंने यादव कैंडिडेट नहीं दिया। ठीक है, विनेबल मुश्किल से 4 या 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को छोड़ करके उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया। तो जो देखिए आपकी एक छवि होती है जिस छवि के आप बंधक हो जाते हैं। अब आप उस छवि को तोड़ने के लिए कितनी हिम्मत जुटा सकते हैं कीजिए, ठीक है ना। अखिलेश यादव जी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हम मुसलमान के लिए सबसे बड़े नेता हैं, यादव लोकल पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़े नेता हैं, हमको ये लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात अगर हिम्मत से समझ में आ जाए और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर तेजस्वी इस चीज के ऊपर थोड़ा हिम्मत से खेल जाए तो शायद वो दरवाजा उनके लिए भी खुल सकता है। नहीं हिम्मत कर रहे हैं वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो हिम्मत क्या आपको लग रहा है कि यादव वोट टूटने का खतरा है उनको? चूंकि मुसलमान के मामले में तो ये हिम्मत दिखा दी उन्होंने। लोकसभा में उन्होंने 5 की जगह 3 मुसलमान कर दिए और यादव बढ़ा करके 11 कर दिए। 40 में 11 यादव लड़ाए इंडिया ब्लॉक से। तो क्या मुसलमान के मामले में हिम्मत कर पा रहे हैं, यादव के मामले में हिम्मत नहीं कर पा मुझे रहे हैं? लगता है कि मैं जज नहीं करूंगा। कारण यह है कि सेफ्टी नेट के अंदर स्थापित चीजों को हिलाना डुलाना ये थोड़ा आमतौर पर मुश्किल लोग हो नहीं करते जाता हैं, है। ठीक बात। अखिलेश जी भी वो हिम्मत इसलिए जुटा पाए क्योंकि पीठ दीवार पे लग गई थी। ठीक है, लेकिन एक नाम मिसिंग रह गया पूरे कन्वर्सेशन में। अब चूंकि मेरे पास समय ही इतना बचा है, राहुल गांधी का जिक्र आपने नहीं किया। स्ट्रेंथ में, यूपीए के स्ट्रेंथ में या फिर वीकनेस में भी ये शायद एक कमी रहेगी, जबकि हाथ में हाथ पकड़ के तो वोट मांगने की यात्रा निकली थी। मैं शुक्रिया ही करना चाहूंगा। मैं चाहता था कि इसका जवाब मुझे पर यशवंत जी जाते जाते समय आप नहीं, मुझे लगता है कि राहुल जी मेहनत जब फील्ड में करते हैं उसका उनको अपेक्षित परिणाम मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, उसका उनको लाभ मिला। तो एसआईआर के केस में मुझे लगता है वो फील्ड में गए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उतने भर के लिए पर्याप्त है। एसआईआर अपने आप में मुद्दा बनेगा, इसमें मुझे वो कम है। दूसरी चीज बहुत संक्षेप में आपको मैं एक देता हूं, अपने हिसाब से आप एनालाइज कीजिएगा। कांग्रेस के बैठने वाले स्टूल के 3 पाए थे, ब्राह्मण, मुसलमान, दलित। समहाउ 2 पाए को पकड़ने के चक्कर में ब्राह्मण वो भूल गए। और चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे यहाँ की या कहीं की भी हो, कहीं ना कहीं उनके ब्रॉड नैरेटिव में जो चाहे वो आरक्षण को लेके या ईबीसी को लेकर के भी जो नैरेटिव है, उसमें नैरेटिव ऐसा आता है जैसे वो एंटी ब्राह्मण बात कर रहे हैं या वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे राज्यों में दरअसल ब्राह्मण बहुत भरा हुआ बैठा है भाजपा के खिलाफ। केवल पीठ पे हाथ रखने की देर है। तो अगर कहीं वो नैरेटिव में शायद उतना वो करे तो शायद उनको ज्यादा लाभ। यशवंत जी बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आभार न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए, चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो इस परिचर्चा के आधार पे हमारा ये था कि कौन से समीकरण कहां बैठ रहे हैं, एनडीए, महागठबंधन, यहां तक कि जन सुराज पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कैंडिडेट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पहले हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, हम प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। सोशल बेस किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने बढ़ाया है और किस तरह से महिलाओं को केंद्रित किया है ताकि उनका वोट एक चंक के हिसाब से मिले। इस परिचर्चा में यही बात सामने आई। आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ क्योंकि कई और परिचर्चाएं अभी इस मंच में होनी है।